वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज अपनी दूसरी क्लास में हम इंडियन पॉलिटी का सेक्शन कवर करेंगे, और उससे पहले मैं बता दूं हमने अभी तक इंडियन पॉलिटी में कौन कौन से हिस्सों को कवर किया हुआ है। इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन पर अभी अपना ध्यान दिया था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बेसिक चीज़ें जानी थी कि कैसी होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका क्या कार्य होता है, और उसी के साथ हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ, उसका बैकग्राउंड भी देखा था। एंड आफ्टर दैट क्रिप्स मिशन प्लान और कैबिनेट मिशन प्लान से होते हुए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, जिसमें 389 मेंबर्स की सीट अलॉट होती है, जिनमें से 296 कम्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 93 विल बी फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। हमने ये देखा था कि ब्रिटिश इंडिया से जो भी सीट्स आई थी उनमें से 208 सीट्स मिली थी कांग्रेस को एंड 73 सीट्स मिली थी मुस्लिम लीग को। इसके अलावा स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट पार्टी गॉट 15 सीट्स। जो 93 सीट्स थी जो कि प्रिंसली स्टेट्स यानी कि देसी रियासतों को मिली थी, वो सीट्स वैकेंट छोड़ी गई थी शुरुआत में, बिकॉज जो भी प्रिंसली स्टेट्स है वो मर्ज नहीं होना चाहते थे इंडिया या किसी दूसरे मुल्क में, जो कि पाकिस्तान की मांग धीरे धीरे उठेगी। इस आधार पर ये 93 सीट्स शुरुआत में वैकेंट रहती हैं, बट विद द एफर्ट्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल वी हैव सीन कि धीरे धीरे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वे भी नॉमिनेटेड मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा 73 सीट्स भी शुरुआत में वैकेंट रहती हैं, जो कि मुस्लिम लीग इस डिमांड पर बॉयकॉट करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि उन्हें एक अलग पाकिस्तान चाहिए। बाद में हम देखेंगे कि जब पाकिस्तान बन जाता है उसके बाद जो सीट्स मुस्लिम लीग की डिवाइडेड इंडिया के पास रह जाती हैं, उससे भी मेंबर्स आकर ज्वाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे मेंबर्स उन्हें वेलकम करते हैं बिना किसी वैमनस्य के, इस तरह की बातों के कि पाकिस्तान अलग राष्ट्र बना है इनके प्रयासों से। तब भी जो लोग मुस्लिम लीग के इंडिया में ही रहने की इच्छा प्रकट करते हैं उनको मुस्लिम लीग के मेंबर के तौर पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल किया जाता है। और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपनी पहली मीटिंग करती है ऑन 9 दिसंबर 1946, जिसमें वो चुनती है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अपना फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट, एंड इनकी अगुवाई में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुना जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया जाता है 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसके बारे में हमारी पिछली क्लास में हमने विस्तार से चर्चा की है। इसके बारे में ठीक से जानकारी लेने के लिए आप हमारी पिछली क्लास को ज़रूर देखें, और उसमें कुछ पॉइंट्स में हमने ये डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है और ये किस बात को इंगित करता है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था संविधान सभा में, ये 22 जनवरी 1947 को पास होता है, और इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं जो कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए या भारतीय संविधान का क्या उद्देश्य होगा उनकी सभी बातों को हाईलाइट करता है। ये 6 पॉइंट में हमने इसे प्रिसाइजली देखा था, और इससे हमें समझ में आया था कि जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें यही सारी बातें निहित हैं। और जो पूरा का पूरा संविधान है, एक बार जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि ये सारी बातें उसी में निहित हैं, और इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर बनाया गया था हमारे देश का संविधान। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का रिश्ता जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल है उससे सीधे तौर पर बनता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे हम प्रीएम्बल वाले चैप्टर में भी विस्तार से पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें ये जान लेना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रीएम्बल को बनाने में कारगर साबित हुआ। अब जब हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो प्रोसेस है वो निर्धारित रूप से शुरू होती है, और आज हम इसमें जो डिफरेंट कमिटीज़ बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, एक देश का संविधान बनाने के लिए, और जो भारत जैसे बड़े देश का जहां बहुत सारी डाइवर्सिटी हो, ख़ास तौर पे जब हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं जिसमें केंद्र और राज्य भी हैं, तो उन सारी बातों को विस्तार से समझने के लिए, उन पे कानून बनाने के लिए बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई थी। अलग अलग लीडर की अगुवाई में अलग अलग लीडर्स को उसका प्रेसिडेंट बनाया गया था, और
सभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी तबके हैं उन सभी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देते हुए अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि जो जटिल इशू हैं उन्हें एक छोटे ग्रुप में पहले डिस्कस कर लिया जाए, उसमें जितनी आपत्तियां हों उन्हें भी दूर कर दिया जाए और उसके बाद जो एक ड्राफ्ट बनेगा हर एक विषय पर उस ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट के लिए रखा जाए। इस तरह से जो डिबेट का दायरा है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जो आपत्तियां होंगी वो शुरुआत में ही कमेटी के स्तर पर ही दूर कर दी जाएंगी। उसके बावजूद अगर कुछ बातें शेष रह जाएं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस पर डिबेट होगा और उसके बाद ज़रूरी संशोधनों के साथ वो संविधान में शामिल की जाएंगी बातें। तो देखते हैं कि कैसे बनी कमिटीज़ और कौन कौन सी कमिटीज़ बनी थी। मेन जितनी भी कमिटीज़ थी उनके बारे में जानकारी लेंगे और उनके प्रेसिडेंट कौन थे इसके बारे में भी हमें आज देखने को मिलेगा। ये सारी कमिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं और इनके जो प्रेसिडेंट हैं इनके नाम भी जानने ज़रूरी हैं। तो आफ्टर द पैसेज ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूली स्टार्टेड, यानी कि विधिवत तरीके से शुरुआत हो जाती है संविधान निर्माण की। Different committees were formed to discuss the various aspects of framing of constitution. संविधान बनाने के जितने पहलू हैं उन पर चर्चा करने के लिए छोटी छोटी कमिटीज बनाई जाती हैं और ये अपना कार्य शुरू कर देती हैं। एक कमेटी जिसमें कि एक प्रेसिडेंट होगा, उसके अलावा कुछ महिला सदस्य, कुछ अलग अलग तबके के, धर्म के और जाति के लोग उसमें एक साथ शामिल होंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ही होंगे। इस तरह से कुछ मेंबर्स के साथ मिलकर अलग अलग कमिटीज़ बनेंगी और इन कमिटीज़ के नाम कुछ इस प्रकार हैं। तो पहली कमेटी है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का कार्य, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर है यूनियन, यानी कि जो केंद्र होगा, जो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उससे रिलेटेड जो प्रावधान बनाए जाने हैं उनका कैसे फॉर्मेशन किया जाएगा, उनके पास क्या अधिकार होंगे, उन पर चर्चा के लिए बनी थी। और इसी से मिलती जुलती दूसरी कमेटी थी यूनियन पावर कमेटी। इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, इसीलिए यूनियन पावर कमेटी का अध्यक्ष भी उन्हें बनाया गया, ताकि जो प्रोसेसेस हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाए। दोनों कमेटियों के काम मिले जुले हैं। यूनियन पावर कमेटी एक तरफ जहां केंद्र की शक्तियों पर चर्चा करेगी कि केंद्र को कितनी शक्तियां देनी है और राज्यों को कितनी शक्तियां देनी है, इसके आधार पर चीज़ों का बंटवारा किया जाएगा, शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। एक देश में सरकारों के बीच कुछ अलग अलग कार्य बांटे जाएंगे। तो ये सारे काम यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और यूनियन पावर कमेटी के द्वारा निर्धारित किए गए, जो हमारे संविधान में भी शामिल हुआ है। इसके अलावा एक स्टेट्स कमेटी बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। इस कमेटी का काम था नेगोशिएशन करना स्टेट्स के साथ, जितने भी ब्रिटिश इंडिया के स्टेट प्लस जो प्रिंसली स्टेट भारत में शामिल होते जा रहे थे, उन सबको शामिल करने के लिए जो भी चर्चाएं की जानी थी, जो भी वार्ताएं की जानी थी, किस स्टेट को किन आधारों पर भारत में शामिल किया जाएगा, इन सारी चर्चाओं को करने का काम और उसके लिए रूल्स बनाने का काम स्टेट्स कमेटी के पास था। और स्टेट्स कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो भी जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा कुछ कमिटीज़ हैं जिनके एक ही प्रेसिडेंट आपको दिखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन कमिटीज़ के नाम हैं एडहॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग, इसके बारे में अभी बताएंगे। उसके अलावा कमिटीज ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड स्टीयरिंग कमेटी और फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। इस तरह की 4 कमिटीज के जो अध्यक्ष थे वो एक ही व्यक्ति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग का कार्य था भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए एक राष्ट्र ध्वज का निर्धारण करना कि किस तरीके का ध्वज बनाया जाएगा भारत का। हमें इसके लिए जानना होगा कि जो भारत में राष्ट्र ध्वज का बैकग्राउंड है, जो उसकी पृष्ठभूमि है, उसमें हमने बहुत सारे ध्वज अलग अलग समय पे अपने स्वतंत्रता संघर्ष के समय पे प्रयुक्त किए थे। इनमें से शुरुआत में एक जो राष्ट्र ध्वज है उसमें आपको वंदे मातरम लिखा हुआ और 3 कलर दिखेंगे, साथ ही कुछ सिंबल्स भी उसमें होते हैं। तो वो पहला ऐसा ध्वज था जिसका यूज़ किया गया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। और एक हाल ही में एक फिल्म आई थी जिसका नाम है RRR। उस RRR में भी इस ध्वज को हम देख सकते हैं। एक सीन है जिसमें हमारे उस ध्वज को दर्शाया गया है, क्योंकि वो उस टाइम पीरियड पर बेस्ड फिल्म थी। इसके अलावा बाद में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने भी 1931 में एक राष्ट्र ध्वज फहराया था
अपने लाहौर अधिवेशन में, और उस ध्वज में 3 रंग थे और बीच में एक चरखा था। इस तरह से बनते बनते जब भारत आज़ाद हुआ तब एक राष्ट्रध्वज के लिए चर्चा की गई कि उसमें किस तरह के एलिमेंट रखे जाएंगे, उनके क्या मतलब होंगे, ताकि हमारे देश की जो पूरी जनमानस का भाव उस राष्ट्रध्वज में दर्शाया जा सके। तो आखिरकार एक 3 रंगों वाला 3:2 के रेशियो में बना हुआ एक ध्वज का निर्धारण किया गया और उसके बीच में एक अशोक चक्र लगाया गया। तो जिस तरह से आज हम अपना राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं, और हाल ही में जब स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे थे, तब हर घर तिरंगा के तौर पे हम सभी ने राष्ट्रध्वज को अपनाया था अपने अपने घरों में। तो उस राष्ट्रध्वज को का जो फॉर्मेट है वो किस तरह का बना था, इसका जो चर्चा थी वो इस कमेटी ने की थी, और ये एडहॉक कमेटी थी। इसका कहने का तात्पर्य है कि जब राष्ट्रध्वज को निर्धारित कर दिया जाएगा भारत के, उसके बाद इस कमेटी को खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि इस कमेटी का काम पूरा हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज एडहॉक कमेटी एंड इट वर्क्स टिल द फाइनल formation of national flag has been taken place. After that the committee on the rules of procedure बनाई गई है, यानी कि जो संविधान बनाने की प्रक्रिया है उसमें जो प्रावधान है उनको किस प्रोसीजर के तहत पास किया जाएगा, और आने वाले समय में भी पार्लियामेंट इसी तरह के प्रोसीजर को फुलफिल करते हुए अलग अलग लॉज बनाती है, जिसमें वोटिंग किया जाना और ध्वनि मत से पारित किया जाना जैसी कुछ चीज़ें हैं जो कि इंडियन पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में भी आज भी देखी जाती हैं। इस तरह के प्रोसीजर को किस तरह से बनाया जाए और क्या सबसे बेहतर विकल्प रहेगा, उसकी चर्चा कमिटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर में की गई थी, और इसकी अध्यक्षता भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इसके अलावा एक स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई गई। स्टीयरिंग कमेटी का उद्देश्य था कि जो संविधान है उसके निर्माण में सबसे पहले कौन सी बात रखी जाएगी और कैसे चलते चलते अलग अलग प्रोविजंस, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग सब्जेक्ट्स को रखते हुए हम संविधान को पूरी तरीके से तैयार करेंगे। किस तरह से हम स्टीयर थ्रू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, सबसे पहले किन बातों को स्पष्ट किया जाएगा, उसके बाद अगले चैप्टर्स कौन से होंगे, इन सब बातों को बताने का काम, इन सब बातों को निर्धारित करने का काम स्टीयरिंग कमेटी का था। जिस तरीके से गाड़ी का स्टीयर होता है जो दिशा निर्धारित करता है उसी गाड़ी की जो गति है उसकी दिशा, उसी तरह संविधान में भी कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी और चैप्टर्स कैसे डिवाइडेड होंगे, इस बात की चर्चा और इसको निर्धारित करने के लिए जो कमेटी बनी थी वो स्टीयरिंग कमेटी थी। विनीत तिवारी एज यूजुअल जॉइंड अस। वेलकम विनीत टू द क्लास। एंड आज हम पढ़ रहे हैं अपनी कमिटीज जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के साथ ही बनी हुई थी। एक और कमेटी है जो फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, और चूंकि राजेंद्र प्रसाद उस समय की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष होने के नाते जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पैसों की ज़रूरत हो या जिस भी स्टाफ की ज़रूरत हो, उस स्टाफ को रखने और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम सुचारू रूप से कर सके उसके निर्धारण के लिए फाइनेंस को इकट्ठा करने या एकत्रित करने के लिए एक कमेटी बनी थी। इसके अलावा ये फाइनेंसेस से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस होंगे उन पर भी चर्चा करेगी और बाकी सारी कमेटियों से मेल जोल करके या बातचीत करके संविधान में उन बातों को लिखेगी। तो इतनी कमिटीज़ बनी हैं जिनमें जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद सबसे मुखर रूप से सामने आएंगे जो कमिटीज़ की अध्यक्षता करेंगे। और चूंकि राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू उस समय जो अंतरिम एक सरकार बनी थी उस सरकार में प्रधानमंत्री के तौर पे कार्य कर रहे थे, इसलिए जो बड़ी बड़ी कमिटीज़ हैं जिनके ज़्यादा जटिल कार्य हैं, जिनके निर्धारण में ये बात सामने आ सकती है कि कितने सारे पक्ष रखे जाएंगे, कितने विवाद हो सकते हैं, उन सब के निर्धारण के लिए बड़े लीडर्स ने उन्हें डिसाइड किया था, बड़े लीडर्स उसके प्रेसिडेंट बने थे। निखिल सिंह हैज़ ऑल्सो जॉइंड अस। गुड आफ्टरनून निखिल। तो इन कमिटीज़ के बाद हम देखते हैं अगली कमेटी जो थी कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी मीटिंग कब रखी जाएगी, किस दिन किस बात पर चर्चा की जाएगी, कितने विषयों पर कितने प्रश्न लिए जाएंगे और कितने विषयों पर वोटिंग की जाएगी, इन सब चीज़ों को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सारी कार्य प्रणाली है, जो सारे फंक्शंस हैं, उनसे डील करने वाली कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर आने वाले समय में जब भारत स्वाधीनता अधिनियम पारित हो जाएगा उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही देश की पहली
पार्लियामेंट के तौर पे कार्य करेगी। तो देश के पहले स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट बनेंगे जीवी मावलंकर, और अभी वे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शंस के बारे में जो भी चर्चाएं होनी है उस पर ध्यान देने वाली कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो इतनी चीज़ अगर क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इतनी अभी कमिटीज़ बनी हैं, कुछ कमिटीज़ और होंगी। दीज आर द मेन कमिटीज़। इसके बाद जो अगली कमेटी आती है वो है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसकी अध्यक्षता हमारे देश के गृह मंत्री और उस समय जो उप प्रधानमंत्री हैं अंतरिम सरकार में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने की थी। और इन्होंने भी, ये भी बड़े लीडर हैं और इन्होंने भी बड़ी जिम्मेदारी ली थी। जैसे कि जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशंस होंगे, जो प्रांत हैं और बाद में जाके जिन्हें स्टेट का दर्जा दिया जाएगा एक देश के अंदर, जहाँ सेंटर और स्टेट होंगे। भारत में सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिन्हें यूनियन या यूनियन पावर कहा जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता पूरी तरह से जवाहरलाल नेहरू ने रखी है। उसी तरह जो स्टेट हैं यानी कि प्रिंसली स्टेट भी समय के साथ शामिल हो रहे हैं, तो उन्हें किस तरह के अधिकार देने हैं, उनके क्या राइट्स हैं, संविधान में उनके बारे में क्या बातें लिखी जानी है, इस बारे में चर्चा करने के लिए जो कमेटी है वो है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और इसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा एक बड़ी कमेटी थी जिसके अंडर काफ़ी सब कमिटीज़ आई थी, यानी कि एक बड़ी कमेटी जो बहुत बड़े विषयों पर चर्चा करेगी, और उसके लिए उसने ही अपने अंदर कुछ डिवीज़न कर दिए हैं, अलग अलग कमिटीज़, सब कमिटीज़ बना दी हैं जो रिपोर्ट करेंगी इस बड़ी कमेटी को, और इस बड़ी कमेटी में फिर फैसले लिए जाएंगे उन अलग अलग विषयों पर। तो ये कमेटी है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। तो अल्पसंख्यकों के अधिकार, जनजातियों के अधिकार और उन क्षेत्रों के अधिकार जो अभी भारतीय संघ से बाहर हैं, उनमें किस तरीके से कार्य किया जाएगा, उन्हें कैसे देश में शामिल किया जाएगा, और माइनॉरिटीज और ट्राइबल्स की क्या राइट्स होंगे, उनके क्या अधिकार होंगे, इस पर चर्चा के लिए एक बड़ी कमेटी बनी थी। इस कमेटी ने इतने सारे कार्य लिए थे, इसलिए सब कमिटीज़ बनाई गई। जैसे पहली सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, जो सिर्फ मूल अधिकारों को बनाने के लिए गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी, और ये सब कमेटी रिपोर्ट करेगी फाइनली एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज की बड़ी कमेटी पे। तो उसके अंतर्गत है ये कमेटी। दीज आर द सब कमिटीज। माइनॉरिटीज की भी सब कमेटी है, इसी तरह से अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार होंगे, उनके बारे में क्या प्रावधान लिखे जाएंगे संविधान में, उसकी अध्यक्षता की थी HC मुखर्जी ने। और उसके बाद हम देखते हैं एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन असम, इसकी सब कमेटी। तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्से, जिनमें असम एक बड़ा राज्य था, उसमें कुछ बाकी के हिस्से जो भारत में शामिल होने थे, उन एक्सक्लूडेड एरियाज के बारे में जो भी चर्चा होनी थी, उस कमेटी की अध्यक्षता की थी AV ठक्कर ने। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज असम एक्सक्लूडेड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी। तो जो पहली एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज है, उसमें पूरे भारत में जितने भी ऐसे इलाके हैं, कुछ द्वीपीय इलाके हैं जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, यनम है, करैकल है, माहे है, गोवा है, जो बाद में आज़ाद हुए हैं मगर जिन्हें भारत अपने में मिलाने के लिए कटिबद्ध है, उन सब के बारे में चर्चा तो पहली कमेटी में हुई, सब कमेटी में हुई, जिसमें AV ठक्कर थे अध्यक्ष। और उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज हैं, यानी कि आज का जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, और जो असम के एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज हैं, उन्हें कैसे शामिल किया जाएगा, उनके क्या अधिकार होंगे, किन शर्तों पर उन्हें शामिल किया जाएगा, और उनके बारे में संविधान में अलग से क्या बातें या विशेष दर्जे उन्हें दिए जाएंगे, इसके बारे में जो कमेटी डिसाइड करती थी, उस कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे गोपीनाथ बोरदोलोई। तो इस तरह से कमिटीज़ का डिवीजन हुआ है एक बड़ी कमेटी के अंदर, इस तरह से सब कमिटीज़ बनाई गई हैं। फिर कुछ माइनर कमिटीज़ हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है फॉर द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। पहली है हाउस कमेटी। तो जब देश की संविधान सभा एक संसद की तरह कार्य करना शुरू करती है, तो वहाँ सदन बनाए जाएंगे, और उन सदनों की कार्यप्रणाली पर चर्चा के लिए पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में हाउस कमेटी का निर्माण किया गया। उसी तरह से ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे KM मुंशी। ये ओवरऑल जिस तरीके से भी कार्य किया जाएगा, कब संविधान सभा कार्य करेगी, कब देश की संसद के तौर पर यही संविधान सभा कार्य करेगी, और उसमें क्या क्या किस दिन कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, इसके लिए जो कमेटी बनी थी वो थी KM मुंशी की अध्यक्षता में बनी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। और सबसे महत्वपूर्ण कमेटी यदि मैं कहूँ
तो वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ये पूरे के पूरे संविधान का ड्राफ्ट बनाने का कार्य इसके हाथ में था, यानी कि इन सब कमिटीज़ के द्वारा जो भी रिकमेंडेशन दी जाएंगी उनके आधार पर जो भारत का संविधान है उसका एक खाका खींचना, यानी कि एक रफ संविधान बनाना, जिसे फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो बनाने का कार्य पूरा का पूरा जिम्मा था ड्राफ्टिंग कमेटी के पास। और इस तरह से जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ये पूरा कोऑर्डिनेशन करेगी अभी तक जितनी भी हमने कमिटीज़ पढ़ी उन सब के साथ, और सबके द्वारा जो निर्धारित की गई बातें हैं उन्हें इंक्लूड करते हुए एक रफ खाका बनाएगी संविधान का। ये पूरा संविधान बाद में संविधान सभा में जो भी इस पर मत दिए जाएंगे, जिन बातों पर संविधान सभा अनुमति देगी, उन्हें शामिल करते हुए एक पूरा संविधान तैयार कर देगी। इस संविधान पर फिर ओवरऑल वोटिंग की जानी होती है, और फिर जब ये पूरा तय हो जाएगा उसके बाद संविधान का जो निर्माण है वो पूरा हो जाएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति हम इसे कहते हैं, इसकी अध्यक्षता की थी, जिन्हें हम सभी बहुत भली भांति जानते हैं, जिन्हें संविधान निर्माण के लिए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कह दिया जाता है। वो हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में सारा कार्य हो रहा था। तो कुल मिला के सारा का सारा संविधान एक कमेटी की छत के तले चल रहा था, जिसमें बाकी सारी कमेटियां हेल्प कर रही थी। तो दैट कमेटी इज BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनी ड्राफ्टिंग कमेटी। इस कमेटी के जो मेन एडवाइजर थे, ये संविधान सभा के सदस्य तो नहीं थे, लेकिन इन्हें अपने योग्यता के आधार पर ये बहुत पढ़े लिखे इंसान थे और बहुत इन्हें अच्छे से बहुत सारे देशों के जो संविधान है उनका इन्होंने अध्ययन किया था। तो इन्हें काफ़ी सारा अनुभव था ब्रिटिशर्स से काम करने के साथ साथ भारतीय संविधान बनाने के निर्माण में पूरी तरीके से। जिनका दूसरा सबसे बड़ा योगदान मैं मान सकता हूँ वो है सर BN राव। तो BN राव ड्राफ्टिंग कमेटी के मेन एडवाइजर थे, और BN राव और BR अम्बेडकर ने मिलकर जो ड्राफ्ट बनाया था संविधान का, उसी के आधार पर आज हमारा संविधान हमें देखने को मिलता है। फिर एक जो कमेटी और रह जाती है, दैट इज स्पेशल कमेटी टू एग्जामाइन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, पहला खाका इसका, इस पर जो चर्चा होगी ताकि इसमें कौन से प्रावधान है जिनमें संशोधन करने की जरूरत है या किन बातों को ऊपर या नीचे करने की जरूरत है, उस पर जो चर्चा होगी, उस कमेटी के लिए जो प्रेसिडेंट चुने गए थे वो थे सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो इस तरीके से हमारे देश का जो संविधान है उसको बनाने के लिए इतने सारी कमिटीज़ बनाई, इतने सारे लोगों ने अपना मस्तिष्क लगाया, इतने सारे लोगों ने चर्चाएं की, और बहुत सारे वाद विवाद भी हुए, बहुत सारी बातों पर मत भिन्नता हुई, और आखिरकार एक रास्ता निकालकर पूरे देश का संविधान निर्माण करने का कार्य किया गया। और ये बात हमें समझ में आती है हमारी इतनी वेरियस कमिटीज़ के फॉर्मेशन के साथ। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। जो अगला टॉपिक है, जो चेंजेस आ जाते हैं आफ्टर द पैसेज ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। जो वेरियस कमिटीज़ हैं उनके बारे में आप रिवीजन करें, डिस्कशन जो भी हमने किया है उसको बार बार देखें। देन वी विल डिस्कस द फर्दर इश्यूज इन अवर नेक्स्ट क्लास। सो तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट फॉर देयर प्रिपरेशन एंड बाय बाय।